हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर फर्स्ट का वीडियो नंबर 18। ठीक है बेटे। तो आज हमारे पास पहले यूनिट का 18वां वीडियो है और इससे पहले 17 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 1 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, जहां से आप पीडीएफ नोट्स पूरे डाउनलोड कर सकते हो और उनके प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। यदि आपके मोबाइल फोन में टेलीग्राम एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है तो आप टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। वहां भी आपको सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है यूनिट नंबर 1 के एनसीईआरटी के उदाहरण। तो बेटे आज हमें पहले यूनिट के एनसीईआरटी के उदाहरण हल करने हैं। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें करने हैं पहली यूनिट के एनसीईआरटी के उदाहरण। देखते हैं कौन कौन से उदाहरण दिए गए हैं हमारी एनसीईआरटी की बुक में। सबसे पहले मैं लिखता हूं उदाहरण नंबर 1। पहला उदाहरण देखते हैं क्या है। पहला उदाहरण है बेटे, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान परिकलित कीजिए। ग्लूकोज ग्लूकोज का ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान, इसे आप अणुभार भी कह सकते हो, परिकलित कीजिए। तो हमें ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान निकालना है। पर इन्होंने एक बात हमें बताई है, कार्बन का इन्होंने परमाणु भार दिया है या परमाणु द्रव्यमान दिया है 12.001। कार्बन का तो दिया है इन्होंने 12.001 कॉमा, और हाइड्रोजन का दिया है 1.008। हाइड्रोजन का परमाणु भार दिया है 1.008 या परमाणु द्रव्यमान भी आप कह सकते हो। और ऑक्सीजन का दिया है 16.00। ऑक्सीजन का दिया है इन्होंने 16.00। इतने यू इसकी इकाई है, या तो यू कहो या तो AMU कहो। तो हमें निकालना है ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान, और ये दिए हैं परमाणु भार कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। आप इन्हें परमाणु भार कहने के साथ साथ परमाणु द्रव्यमान भी कह सकते हो और मोलर द्रव्यमान भी कह सकते हो कि ये परमाणुओं के क्या हैं, मोलर द्रव्यमान हैं। तो यहां से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, ऐसे क्वेश्चन तो मैंने आपको कराई है बेटे। आणविक द्रव्यमान निकालने का तरीका तो आपको पता है क्या होता है। ग्लूकोज का अणु सूत्र क्या होता है, C6H12O6। तो यदि आप इसका आणविक द्रव्यमान निकालना चाहते हैं तो 6 तो है कार्बन, 6 तो है कार्बन, और कार्बन का इन्होंने परमाणु भार दिया है 12.001। 12.001 प्लस 12 है हाइड्रोजन, 12 है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का दिया है 1.008, 1.008, और 6 है ऑक्सीजन, 6 है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का दिया है 16.00। तो इन सबको हमें जोड़ना है। जब हम इन्हें जोड़ेंगे बेटे तो कितना आ जाएगा, देखो देखो ध्यान से। जब 6 की 12.011 में गुणा करते हैं हम, 12.011, 12.011 दिया है बेटे, 12.011, यहां भी सही कर लो, 12.011 ये दिया है। तो जब आप 6 की 12.011 में गुणा करते हो तो ये आ जाता है 12×6 72,
और 11 छिंग 66, 72.066। ये तो आ जाएगा, देखो 72.066। अब क्या है हमारे पास, अब हमें 12 की गुणा करनी है 1.008 में, तो ये हो जाएगा 12.096। कितना हो जाएगा, 12.096। अब हमें क्या करना है, 6 की गुणा करनी है 16 में, 16 छिक कितने होते हैं, 96, तो ये हो जाएगा 96.00 आप लिख सकते हो। अब इन्हें हमें जोड़ना है, 72.066 और 12.096 और 96.00 को जब आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 180.162। कितना आ जाएगा बेटे, 180.162 यू, इतना आंसर है, या AMU भी आप लिख सकते हो। तो हमें किसी भी अणु का यदि आणविक द्रव्यमान या अणुभार निकालना है तो उस अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भारों को जोड़ना होता है। जैसे 6 कार्बन है तो 6 और 1 कार्बन का परमाणु भार इन्होंने दिया है 12.011, हमने जोड़ दिया। 12 हाइड्रोजन है तो 12 गुना हाइड्रोजन का दिया है परमाणु भार 1.008। 6 ऑक्सीजन है, 6 गुना 1 ऑक्सीजन परमाणु का इन्होंने दिया है परमाणु भार 16.00। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को हल करना है। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा, पहला उदाहरण तो हल हुआ। दूसरा उदाहरण देखते हैं, चलो यहां से लिखते हैं उदाहरण नंबर 2। ध्यान से देखेंगे दूसरे उदाहरण को, पहला तो बहुत आसान है। अब देखो एक बात बताता हूं आपको, मान लो केवल इतना क्वेश्चन दिया जाता कि ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान परिकलित कीजिए, तो यदि आपको ये मान याद है कि कार्बन का एग्जैक्टली दशमलव के 3 अंक तक इतना होता है, परमाणु भार हाइड्रोजन का इतना होता है, ऑक्सीजन का इतना होता है, तो आप इनका प्रयोग कर सकते हो। पर ज्यादातर बच्चों को याद रहता है कि कार्बन का परमाणु भार है 12, हाइड्रोजन का है 1 और ऑक्सीजन का है 16। तो यदि आप कार्बन 12, हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 16 से भी प्रश्न को हल करके आते हो, यदि उन्होंने क्वेश्चन में नहीं दिए हैं मान, तो भी आपका क्वेश्चन सही ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटे, यदि उन्होंने ये वैल्यू आपको दे दी हैं या फिर आपके याद हैं तो आप इन्हें यूज कर सकते हो। और यदि आपके याद है कार्बन का परमाणु भार 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है, तो उन परमाणु भारों को भी आप प्रयोग कर सकते हो जो लगभग में हमें बताए गए हैं या याद कराए गए हैं। देखो दूसरा उदाहरण देखो, एक यौगिक में, क्वेश्चन है एक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन, 4.07% तो है हाइड्रोजन, कोमा 24.27% कार्बन, 24.27% है बेटे कार्बन, कोमा 71.65% Cl है, 71.65% है क्लोरीन, क्लोरीन है। और यहां मैं इसे बंद कर देता हूं इधर क्वेश्चन को, कभी आप इसे इसमें ही मिला लो। तो क्या कहा है, इसका मोलर द्रव्यमान 98.96 ग्राम है, इसका मोलर द्रव्यमान दे रखा है, इसका मोलर द्रव्यमान यानी अणुभार है, इसे आप आणविक द्रव्यमान भी कह सकते हो, 98.96 ग्राम है। ठीक है, ग्राम है। फिर क्या कहा इन्होंने, इसके मूलानुपाती सूत्र व आणविक सूत्र क्या होंगे, इसके मूलानुपाती व आणविक सूत्र बताइए। तो हमें मूलानुपाती सूत्र बताना है और आणविक सूत्र बताना है। बताओ ऐसा क्वेश्चन कराया था क्या, मैंने कराया था ना बेटे? और आपको इस बात का भी पता है कि 9th क्लास में भी आपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं।
तो यहाँ तो हम लिखेंगे तत्व, यहाँ तो लिखेंगे तत्व, और तत्व के बाद हम लिखेंगे प्रतिशतता। यहाँ तो हम तत्व लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे उसकी परसेंटेज कितनी है, और यहाँ लिख देंगे हम उसका परमाणु भार कितना है, और फिर हम लिख देंगे यहाँ मोल अनुपात कितना है, और मोल अनुपात के बाद क्या लिखते हैं बताओ? मोल अनुपात के बाद हम लिखते हैं सरल अनुपात। सरल अनुपात कितना है, और सरल अनुपात से ही निकल जाता है मूलानुपाती सूत्र या सरलतम सूत्र। देखो तत्व दे रखे हैं इन्होंने कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दे रखे हैं। कार्बन दे रखा है, कार्बन कितना था देखो क्वेश्चन, हाइड्रोजन तो ये है, कार्बन है 24.27%, तो कार्बन दे रखा 24.27%, और हाइड्रोजन दे रखा है बेटे 4.07%, और क्लोरीन दे रखा है 71.65%। ये परसेंटेज लिख दिया हमने। परमाणु भार कार्बन का यदि आप बिल्कुल एग्जैक्ट लिखोगे तो 12.011, वैसे क्वेश्चन 12 से भी हल हो जाएगा। कार्बन का परमाणु भार यदि आप 12 लिखोगे तब भी आपका उत्तर बिल्कुल सही आएगा। हाइड्रोजन का होता है एग्जैक्टली 1.008, यदि हाइड्रोजन को 1 लिखोगे तब भी उत्तर बिल्कुल सही आएगा। और क्लोरीन का एग्जैक्ट वैल्यू होता है 35.453, यदि आप 35.5 लिखोगे तब भी उत्तर बिल्कुल सही आएगा। मोल अनुपात निकालने के लिए भार बटे परमाणु भार, दिस अपॉन दिस, यानी 24.27 को हमें भाग करना है 12.011 से, और 4.07 को भाग करना है 1.008 से, और 71.65 को भाग करना है 35.453 से। तो इस तरह निकलेगा मोल अनुपात। तो जब आप 24.27 को 12.011 से भाग करते हो तो ये आता है 2.021, ठीक है। और जब 4.07 को 1.008 से भाग करते हो तो आता है 4.04, और यहाँ भी आता है 2.021। तो ये आ गया हमारे पास मोल अनुपात। पर मोल अनुपात कोई सरल अनुपात तो है नहीं, क्योंकि इसमें दशमलव वाली संख्याएं आ रही हैं। तो हम इस अनुपात को यदि सरल अनुपात में बदलना चाहते हैं तो मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या छांट लो। सबसे छोटी संख्या तो यही है, जो सबसे छोटी संख्या होती है उस संख्या से ही तीनों संख्याओं को भाग करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम 2.021 को भी भाग करेंगे 2.021 से, ये आ जाएगा 1, और 4.04 को भी भाग करेंगे 2.021 से, ये लगभग 2 आ जाएगा, और 2.021 को भाग करेंगे 2.021 से, और ये आ जाएगा 1। तो अब देखो अनुपात सरल संख्याओं अर्थात पूर्णांकों में हमें मिल गया है 1:2:1। जब हमें सरल अनुपात मिल गया है, इसलिए देखो जरा ध्यान से, मूलानुपाती सूत्र क्या होगा बताओ, या सरलतम सूत्र भी आप इसे कह सकते हो। मूलानुपाती सूत्र होगा बेटे, देखो क्या होगा, कार्बन का कितना अनुपात है, कार्बन का अनुपात सरल अनुपात में आया है 1, और हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन का आया है 2, और क्लोरीन का कितना आया है, क्लोरीन का 1। तो एक तो उत्तर ये हुआ, एक तो उत्तर ये हुआ हमारा पहला। इन्होंने हमें पूछा था ना, इन्होंने कहा था मूलानुपाती सूत्र बताओ और आणविक सूत्र भी बताओ। तो मूलानुपाती सूत्र आया C1H2Cl1, वैसे आप इसे CH2Cl भी कह सकते हो। आप 1 को लिखो ना, आप ऐसे भी तो दे सकते हो उत्तर, CH2Cl, ये भी उत्तर बिल्कुल सही है। तो आप चाहे तो ऐसे लिख दो, चाहे तो ऐसे लिख दो। ये तो आया मूलानुपाती सूत्र। जब आपके पास मूलानुपाती सूत्र आ गया तो आप मूलानुपाती सूत्र भार तो निकाल लोगे। मूलानुपाती सूत्र भार निकाल लोगे क्या बताओ बेटे? मूलानुपाती सूत्र भार, एक तो है कार्बन,
और कार्बन का परमाणु भार होता है 24.27। ये लिख लिया हमने यहाँ से। नहीं, ये तो परसेंटेज है। 12.0 कितना होता है? कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12.011। 12.011 प्लस 2 है हाइड्रोजन, 2 गुना हाइड्रोजन का कितना है? 1.008। देखो, यदि आप यहाँ 12, यहाँ 1 और यहाँ 35.5 लिखोगे तो यहाँ भी मूलानुपाती सूत्र में आपको 12, 1 और 35.5 ही लिखना है मूलानुपाती सूत्र भार में। इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पूरे पूरे वैल्यू रखे हैं, इसलिए मैं मूलानुपाती सूत्र भार निकालने के लिए भी मैं पूरे पूरे वैल्यू रख रहा हूँ। ठीक है, 2 है हाइड्रोजन प्लस 1 है क्लोरीन। क्लोरीन का होता है 35.453। तो जब आप इसे जोड़ोगे ना, ये 2 की गुणा तो कर ही लोगे अंदर। 2 की गुणा करके जो भी संख्या आएगी उसमें इस संख्या और इस संख्या को जोड़ना है। तो मूलानुपाती सूत्र भार आ जाएगा 49.48। इतना आ जाएगा। तो ये तो मूलानुपाती सूत्र है, पहला उत्तर, और ये है मूलानुपाती सूत्र भार। ठीक है, अब आपको पता है कि इन्होंने हमें दे रखा है मोलर द्रव्यमान, ये दे रखा है अणु भार, इन्होंने दे रखा है हमें 98.96। तो आपको यदि एक फार्मूला मैंने बताया था, देखो याद होगा, एन बराबर होता है, एन बराबर क्या होता है? आणविक द्रव्यमान कह दूं या अणु भार कह दूं? अणु भार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। यह फार्मूला बताया था ना, अणु भार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। अणु भार कितना दे रखा है इन्होंने? भाई मोलर द्रव्यमान कह दो, आणविक द्रव्यमान कह दो, या फिर अणु भार कह दो, एक ही बात है। 98.96, ये तो हो गया 98.96। क्या अणु भार? यह अणु भार ही है, यह अणु भार है। आप इसे अणु भार कहो या आणविक द्रव्यमान कहो या मोलर द्रव्यमान कहो, एक ही बात है। मूलानुपाती सूत्र भार कितना आया है? यह आया है 49.48। ठीक है, 49 दूनी 98 और 48 दूनी 96। तो 2 बार कटा है ना, तो n की वैल्यू हमारे पास आई है 2, यह n की वैल्यू। फिर मैंने आपको एक सूत्र बताया था, एक सूत्र बताया था कि आपको यदि अणु सूत्र निकालना है ना, तो अणु सूत्र निकालने का तरीका यह है कि आप मूलानुपाती सूत्र को ब्रैकेट में बंद करो, मूलानुपाती सूत्र को ब्रैकेट में बंद करो और बाहर उसके गुणा कर दो m से। तो मूलानुपाती सूत्र क्या था हमारा? ये था पहला उत्तर, देखो C1H2Cl1, और इसकी गुणा n से करेंगे और n का वैल्यू कितना निकला है? 2। तो 2 से जब आप इसकी गुणा करोगे तो 2 एकम 2, C2 2 दूनी 4, H4 2 एकम 2, Cl2। ये आता है हमारा दूसरा उत्तर। तो इन्होंने एक तो पूछा था हमारे से मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र हमने ये निकाल दिया, देखो मूलानुपाती सूत्र ये आ गया। फिर दूसरा पूछा था इन्होंने आणविक सूत्र। आणविक सूत्र को अणु सूत्र ही कहते हैं ना बेटे, अणु सूत्र हमने ये निकाल दिया C2H4Cl2। तो दोनों आंसर हमारे आ गए हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने चाहिए। ठीक है बेटे, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराए हैं जब हम चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगले देखते हैं उदाहरण। फिर ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब देखते हैं बेटे उदाहरण नंबर 3। तीसरा उदाहरण देखते हैं, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। देखो तीसरा उदाहरण क्या है। इन्होंने कहा है 16 ग्राम मीथेन के दहन से प्राप्त जल की मात्रा का परिकलन ग्राम में कीजिए। 16 ग्राम मीथेन के दहन से, दहन माने जलना, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करनी है, प्राप्त जल की मात्रा का परिकलन, जल की मात्रा का परिकलन यानी कैलकुलेशन, परिकलन
ग्राम में कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम समझ में आ जाएगा आपके। देखो यहां से हल करते हैं इस क्वेश्चन को, यहां से सॉल्व करते हैं। देखो मीथेन का हमें दहन करना है। मीथेन का यदि दहन करना है तो आप मीथेन के तो लिखते हो CH4, और इसे जलाना है तो ऑक्सीजन के साथ आप इसकी रिएक्शन कराओगे। और दो बातें हो सकती हैं, कार्बन यदि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन यदि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा H2O। ये दो बातें ही तो होती हैं बेटे। कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, और कार्बन का रिएक्शन होता है किसके, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ, और हाइड्रोजन का भी ऑक्सीजन के साथ। तो एक CO2 बना, एक H2O बना। अब देखना है कि हमारा समीकरण संतुलित है या नहीं है, जभी तो रस समीकरण नीति हम निकाल पाएंगे। कार्बन एक है, कार्बन एक है, हाइड्रोजन चार है, यहाँ तो हाइड्रोजन दो ही है, तो यहाँ दो लिख दो आप, चार हो गए हाइड्रोजन। ऑक्सीजन दो है, दो ऑक्सीजन तो ये रहे, दो ये रहे, चार ऑक्सीजन है, तो आपको यहाँ भी चार ऑक्सीजन करने पड़ेंगे। देखो दो दूनी चार। अब हमारी समीकरण संतुलित है, और जब समीकरण संतुलित होती है तो अब आप रस समीकरण नीति का भरपूर प्रयोग कर सकते हो। इन्होंने कहा है कि 16 ग्राम मीथेन के दहन से कितने ग्राम जल प्राप्त होगा। ठीक है, यही तो क्वेश्चन है कि यदि ये 16 ग्राम है तो ये कितने ग्राम होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इसका भार निकाल लो या द्रव्यमान निकाल लो, जिसे आप कहते हो मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान या अणुभार। देखते हैं कितना है। कार्बन का कितना होता है बेटे, कार्बन का परमाणु भार होता है 12। ठीक है, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12। वैसे आपको पता है 12.011 होता है एग्जैक्ट वैल्यू, पर यदि एग्जैक्ट वैल्यू आपके याद नहीं है तो आप 12 से भी हल कर सकते हो। भाई 12.011 ना कहकर 12 ही कह दो। प्लस 4 है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु भार मानते हैं हम एक, वैसे तो 1.008 होता है ना, पर 1 भी मान लोगे जब भी काम चल जाएगा। ये 12 है और ये कितना है, एक है, 4 हाइड्रोजन है। 12 और 4 कितने हो गए, 16। तो 16 ग्राम मीथेन है हमारे पास। कितना है, 16 ग्राम मीथेन। और हमारा सवाल है मीथेन और पानी के बीच, मीथेन तो ये रहा और पानी ये रहा, इसका भी निकाल लो जरा। दो हैं जल के अणु, और इसके अंदर होता है, दो तो होते हैं हाइड्रोजन और एक होता है ऑक्सीजन। ठीक कर रहा ना मैं, देखियो बेटे, ये हो जाएगा 16 और 2 18, 18 दूनी 36, 36 ग्राम। पूछा था 16 ग्राम मीथेन के दहन से, दहन माने जलना। जलेगी कब चीज, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रही होगी। जब कोई चीज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तभी तो जलती है। तो 16 ग्राम मीथेन, अरे ये तो 16 ग्राम मीथेन ही है। और जल कितना प्राप्त होगा, ये तो 36 ग्राम प्राप्त हो रहा। आपको पता है कि मीथेन के एक मोल से, मीथेन के एक मोल के जलने से जल के 2 मोल बनते हैं। तो यहाँ मीथेन का एक मोल ही तो जला है, जल के 2 मोल बने हैं। मीथेन का एक मोल बराबर 16 ग्राम मीथेन, और जल का एक मोल बराबर 18 ग्राम जल, और 2 मोल बराबर 18 दूनी 36 ग्राम जल। तो ये तो हमने जो पहली बार वैल्यू रखी है यही तो उत्तर आ गया है, ज्यादा तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है हमें। तो हम यहां लिख सकते हैं उपरोक्त रस समीकरण, उपरोक्त रस समीकरण मीति, या मीतीय लिख दूं मैं, रस समीकरण मीतीय अनुपातों से स्पष्ट होता है, से स्पष्ट होता है कि 16 ग्राम मीथेन के दहन से, 16 ग्राम मीथेन के दहन से प्राप्त जल की मात्रा या द्रव्यमान या भार बराबर कितना है,
36 ग्राम प्राप्त हुआ है और यही हमारा आंसर है। ठीक है, इन्होंने 16 ग्राम से ही पूछा था कि 16 ग्राम मीथेन को यदि आप जलाओगे तो कितने ग्राम आपको जल मिलेगा। तो उत्तर तो इसमें पहली लाइन में ही आ गया हमारा। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 देखते हैं क्या है, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। उदाहरण 4 है, मीथेन के कितने मोलों के दहन से 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त की जाती है। मीथेन के कितने मोलों के दहन से, कितने मोलों के दहन से कितने ग्राम, 22 ग्राम, 22 ग्राम CO2 प्राप्त की जाती है या प्राप्त होती है, ऐसे लिख दूं बेटे, प्राप्त होती है। इन्होंने कहा है मीथेन के कितने मोलों के दहन से, मोलों के दहन से 22 ग्राम CO2 प्राप्त होती है। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। देखो रिएक्शन तो वही लिखनी है आपको, मीथेन को जलाना है तो मीथेन का रिएक्शन 2O2 के साथ मैंने लिख दिया, CO2 बनेगा और 2 बनेंगे जल के अणु। हमारा सवाल घूम रहा है मीथेन और CO2 के बीच में, यानी मीथेन और CO2 के बीच में सवाल चलेगा। यहाँ सवाल चला था मीथेन और जल के बीच में। अब देखो इन्होंने मीथेन के तो मोलों के बारे में बात की है। बताओ यहाँ मीथेन के कितने मोल हैं, एक मोल ही तो, 1 ही तो है यहाँ, 1 मोल। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1 मोल मीथेन के, तो मैं देखूंगा मोल, और कार्बन डाइऑक्साइड का देखूंगा मैं द्रव्यमान या भार। यूं बताओ कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल हैं, 1 मोल। तो 1 मोल का द्रव्यमान क्या होता है, मोलर द्रव्यमान। और मोलर द्रव्यमान को आप क्या कहते हो, आणविक द्रव्यमान या अणुभार के बराबर होता है ये। तो कार्बन का कितना होता है परमाणु भार, 12 प्लस 2 है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 12 प्लस 16 दूनी 32 यानी 44 ग्राम। अब देखो आप ध्यान से, ये हमने सिर्फ CO2 के बारे में लिखा है, H2O का कोई भी जिक्र नहीं किया है, यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है यहाँ H2O का, क्योंकि हमारा सवाल ही मीथेन और CO2 के बीच में है। तो मैंने मीथेन का तो 1 मोल लिखा है, पूरा लिख दो चलो मोल, और कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है मैंने मोलर द्रव्यमान या अणुभार या आणविक द्रव्यमान, ग्राम में लिखा है 44 ग्राम। कुछ बच्चों के तो याद ही होगा कि CO2 का अणुभार 44 होता है। तो मुझे यूं बताओ, इन्होंने पूछा है 22 ग्राम CO2 कितने मोल से बनेगी। भाई 44 ग्राम CO2 1 मोल से बन रही है, तो 22 ग्राम आधे मोल से बन जाएगी। उत्तर आ गया 1/2 मोल या 0.5 मोल। ये तो मौखिक सवाल है, पर इसे लिखना कैसे है, यदि ये सब्जेक्टिव है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो कैसे लिखेंगे। इतना तो लिख दोगे आप, उसके बाद आप लिखोगे चूंकि 44 ग्राम CO2 प्राप्त होती है, 44 ग्राम CO2 प्राप्त होती है, 1 मोल किससे, मीथेन से, CH4 के दहन से या CH4 से। भाई 44 ग्राम तो 1 मोल से मिली ना, ये 1 मोल ही तो है, इसलिए 1 ग्राम CO2 प्राप्त होती है। 1 ग्राम किससे प्राप्त होगी, 1/44 मोल से, इतने CH4 से। और उन्होंने पूछा है कितने ग्राम, 22 ग्राम पूछा है, इसलिए 22 ग्राम CO2 प्राप्त होती है। 22 ग्राम कितने से मिलेगी, 1/44 गुणा 22 मोल CH4 से, और 22 ही कम 22 और 22 दूनी 44, यानी ये हो गए 1/2, या 1/2 को आप 0.5 भी लिख सकते हो। इतने मोल मीथेन से, तो इतने मोल मीथेन से यानी आधा मोल मीथेन या 0.5 मोल मीथेन से आपको 22 ग्राम CO2 प्राप्त होगी, यदि आप आधे मोल मीथेन को क्या करोगे, जला दोगे, उसका दहन करोगे। ठीक है बेटे, तो इस तरह करने होते हैं ये क्वेश्चन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगले क्वेश्चन देखेंगे फिर। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है।
अब देखेंगे बेटे हम उदाहरण नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, बिल्कुल ध्यान से। पांचवा उदाहरण, 50 किलोग्राम N2 और 10 किलोग्राम H2। 50 किलोग्राम N2 व 10 किलोग्राम H2 को अमोनिया बनाने के लिए मिश्रित किया जाता है। को अमोनिया बनाने के लिए मिलाया गया, ऐसे लिखता हूं मैं। मिश्रित किया जाता है की जगह मैंने लिख दिया इन्हें दोनों को मिलाया। किसे किसे मिलाया? 50 किलोग्राम तो नाइट्रोजन गैस है, 10 किलोग्राम है हाइड्रोजन गैस। ठीक है बेटे, प्राप्त अमोनिया की मात्रा का परिकलन कीजिए। ये पूछ रहे हैं कि प्राप्त अमोनिया कितनी होगी। प्राप्त अमोनिया की मात्रा, प्राप्त अमोनिया की मात्रा का परिकलन करना है हमें कि कितनी अमोनिया बनेगी। परिकलन कीजिए। और एक चीज इन्होंने और पूछी है, एवं सीमांत अभिकर्मक को पहचानिए। सिखाया था ना मैंने बेटे आपको। सीमांत अभिकर्मक उसे कहते हैं जो पहले ही समाप्त हो जाता है, जो रिएक्शन में सबसे पहले समाप्त होगा उसे कहते हैं सीमांत अभिकर्मक। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि सीमांत अभिकर्मक को भी पहचानना है। एक तो बताना है कि अमोनिया कितने ग्राम बनेगी और एक पहचानना है सीमांत अभिकर्मक को। तो सबसे पहले तो अमोनिया बनाने की हैबर विधि का संतुलित रासायनिक समीकरण हमें लिखना आना चाहिए। और आपको बताया वो समीकरण होता है N2 प्लस, थोड़ा दूर लिखूंगा क्योंकि कैलकुलेशन करनी, 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। यही तो है बेटे समीकरण, N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। अब आपको पता है कि इन्होंने क्या क्या दिया है, चलो देखते हैं। पहले यहां लिखते हैं दिया है, क्या दे रखा है इन्होंने नाइट्रोजन के बारे में। इन्होंने नाइट्रोजन के बारे में दिया है कि नाइट्रोजन है 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम है, तो ये लिख लिया 50 केजी इन्होंने नाइट्रोजन दिया है। और किलोग्राम को जब ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 50 किलोग्राम में 50,000 ग्राम होंगे। ये लिख लिया हमने 50,000 ग्राम। ठीक है, इन्होंने हमें नाइट्रोजन गैस दी है 50,000 ग्राम। ठीक है बेटे, और इसी तरीके से हाइड्रोजन कितनी दी है? हाइड्रोजन इन्होंने दिया है 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम को आप लिख सकते हो 10,000 ग्राम। ये दे दी इन्होंने क्या? हाइड्रोजन। अब आप एक काम कर लो, आप इनके दोनों के मोल निकाल लो। दोनों के क्या निकाल लो? मोल, मोलों की संख्या। मोलों की संख्या होती है भार बटे अणुभार। भार कितना है? भार है 50,000 ग्राम। और अणुभार नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 दूनी 28। 28। तो जब आप 28 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा 1785.7 मोल। ये आ जाएंगे 1785.7 मोल। इतने मोल हमारे आ गए हैं। ठीक है, भाग करके देख लेना आप, इतना ही आएगा। इसी तरीके से हमें निकालने हैं हाइड्रोजन के मोल। तो हाइड्रोजन के मोल कैसे निकलेंगे? भार बटे अणुभार से निकलेंगे। भार कितना दे रखा है? भार है 10,000 ग्राम। और बेटे हाइड्रोजन का अणुभार कितना होगा? 2 की गुणा हो जाएगी 1.008 में, तो ये हो जाएगा 2.016। ठीक है, देखो कैसे मैं बताता हूं। हाइड्रोजन का यदि आपको निकालना है अणुभार तो 2 गुणा 1.008 कितना हो जाएगा? 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल को 1, 2 0 0, ये हासिल वाला 1 आ गया, 2 0 0, 2 एकम 2, 2.016 यही तो आया है बेटे, 2.016 आया है ना। तो 2.106 ऐसे निकला है।
इस तरह हम यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको 10,000 को भाग करनी है 2.016 से, तो ये आ जाएगा 4960.3। ये मोल आ जाएंगे 4960.3 मोल। तो हमने क्या काम किया है, हमने मोल निकाल लिए हैं। नाइट्रोजन के मोल कितने हैं, 1785.7, और हाइड्रोजन के मोल कितने हैं, 4960.3। अब मुझे इस रिएक्शन को देख के एक बात बताओ, इसकी रस समीकरण नीति को पढ़ के एक बात बताओ कि हाइड्रोजन के 3 मोल नाइट्रोजन के कितने मोल से रिएक्शन करते हैं अमोनिया बनाने के लिए। भाई हाइड्रोजन के 3 मोल क्रिया करते हैं कितने से, 1 मोल नाइट्रोजन से। 3 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल नाइट्रोजन से क्रिया करते हैं नहीं। तो हमें देखना है कि 4960.3 मोल नाइट्रोजन के 1785.7 मोल में से कितने मोल से क्रिया करेंगे, इस चीज को हम निकाल लेंगे। तो हम यहां लिखते हैं, चूंकि थोड़ा ध्यान से समझियो बेटे, हाइड्रोजन के, यहां से लिख रहा हूं मैं, हाइड्रोजन के 3 मोल, हाइड्रोजन के 3 मोल क्रिया करते हैं, हाइड्रोजन के 3 मोल क्रिया करते हैं बराबर 1 मोल नाइट्रोजन से या नाइट्रोजन के साथ। तो इसके 3 मोल हैं तो इसका 1 मोल चाहिए क्रिया करने के लिए। इसलिए ध्यान से समझियो, हाइड्रोजन के 1 मोल क्रिया करते हैं, यदि हम 3 मोल की जगह 1 मोल ले लें तो 1/3 हो जाएगा, 1/3 मोल नाइट्रोजन से क्रिया करेंगे। और हमारे पास है कितने मोल, 4960.3। इसलिए हाइड्रोजन के 4960.3 मोल क्रिया करते हैं, कितने से करेंगे बेटे, 1/3 गुणा 4960.3। जब इसे आप कैलकुलेट करोगे ना तो ये आ जाएगा 4960.3 को जब 3 से भाग करोगे तो ये आएगा 1653.4। तो ये आएगा 1653.4 मोल नाइट्रोजन से। अब मुझे एक बात बताओ, 1653.4 मोल चाहिए नाइट्रोजन के, और नाइट्रोजन के हैं कितने मोल, 1785.7, तो उससे तो ज्यादा ही हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि बर्तन में नाइट्रोजन कुछ बचेगा, नाइट्रोजन तो बच जाएगा कुछ, और हाइड्रोजन हो जाएगा पूर्ण रूप से समाप्त, क्योंकि पूरा 4960.3 मोल इस्तेमाल हो गया है नाइट्रोजन के 1785.7 मोल में से 1653.4 मोल के साथ क्रिया करने में। तो हमारे पास बर्तन में कौन बचेगा, बर्तन में बचेगा नाइट्रोजन। तो जो बर्तन में बचा रह जाता है अभिकर्मक या अभिकारक, वो तो सीमांत अभिकर्मक हो ही नहीं सकता है। सीमांत अभिकर्मक तो वो होता है जो समाप्त हो जाता है। तो समाप्त कौन हुआ है या पूर्ण रूप से प्रयुक्त कौन हुआ है, हाइड्रोजन। तो हम यहां लिखते हैं, चूंकि हाइड्रोजन पूर्ण रूप से प्रयुक्त हुआ है या प्रयुक्त होता है तथा नाइट्रोजन शेष बचता है या बचती है, जो भी कुछ लिखते हो, अतः सीमांत अभिकर्मक कौन है, बताओ। सीमांत अभिकर्मक है हाइड्रोजन। पहला तो उत्तर ही आया, सीमांत अभिकर्मक हमारा हाइड्रोजन है, क्योंकि जो पूर्ण रूप से प्रयुक्त हो जाता है उसे ही कहते हैं हम सीमांत अभिकर्मक। इन्होंने हमारे से पूछा था ना कि एक तो पूछा था अमोनिया की मात्रा बताओ कितनी है, और सीमांत अभिकर्मक को पहचानिए। सीमांत अभिकर्मक हमने पहले पहचान लिया, तो हम क्या करें, सीमांत अभिकर्मक की पहचान हमारे से पहले होगी। अब हम निकाल देंगे कि अमोनिया कितनी बनेगी। देखो यहां रिएक्शन को देखो, 1 मोल नाइट्रोजन से अमोनिया के कितने मोल बनते हैं, 2 मोल। तो मैं यहां लिख देता हूं
चूंकि एक मोल नाइट्रोजन से प्राप्त अमोनिया बराबर कितने मोल हैं? 2 मोल। ध्यान से समझेंगे, 1 मोल नाइट्रोजन से कितना अमोनिया प्राप्त होता है? 2 मोल। और हमारे पास, इसलिए करके लिखते हैं, यूं बताओ नाइट्रोजन के कितने मोल इस्तेमाल हुए हैं? बेटे 4960.3 मोल हाइड्रोजन ने कितने मोल से क्रिया करी है? 1653.4 मोल नाइट्रोजन से। तो रिएक्शन में 1653.4 मोल नाइट्रोजन प्रयोग हुए हैं। इसके कितने मोल लगे हैं? 1653.4 मोल। तो मैं यहां लिखूंगा, इसलिए 1653.4 मोल नाइट्रोजन से प्राप्त अमोनिया कितनी हो जाएगी? 2 से गुणा हो जाएगी 1653.4 मोल की। 2 से गुणा तो कर दोगे आप? 2 चौक 8, 2 तिया 6, गुणा तो कर लोगे? 3306.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3306.8 मोल अमोनिया। इतने मोल अमोनिया बनी है। पर हमें उत्तर मोल में नहीं देना है। हमारा जो ये उत्तर आया है 3306.8 मोल में आया है उत्तर। इन्हें उत्तर चाहिए ग्राम में। आपको एक बात का पता है कि यदि आपको मोल निकालने हैं ना, मोल, तो मोलों की संख्या निकालने का तरीका है भार बटे अणुभार। यही तो है। चलो ऐसे लिख देता हूं मैं, भार बटे अणुभार। भार की जगह आप द्रव्यमान भी लिख सकते हो। मोल की संख्या निकलती है भार बटे अणुभार से। मोल हमारे पास कितने आए हैं? इतने। भार हमारे पास कितना है? यही तो निकालना है, कितने ग्राम बनी है अमोनिया। अणुभार अमोनिया का तो पता है आपको। अमोनिया का अणुभार कितना होता है? 17 ही तो होता है। तो यदि आपको डब्लू निकालना है ना, यहाँ से डब्लू माने वेट, माने भार, अमोनिया का भार निकालना है, तो आप अमोनिया के मोल को गुणा कर दो अमोनिया के अणुभार से, मॉलिक्यूलर वेट से या मॉलिक्यूलर मास से। अमोनिया के मोल कितने हैं? मोल हमारे पास आए हैं 3306.8। और अमोनिया का अणुभार NH3 का तो निकाल लोगे आप, NH3 का अणुभार निकाल लोगे। नाइट्रोजन 14 प्लस 3 है हाइड्रोजन 1, 14 और 3 17, यही तो होता है बेटे। तो हम 17 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 3306.8 की, तो ये आ जाएगा 56,215.6 ग्राम। 56,215.6 ग्राम। या तो इसे ही उत्तर दो, नहीं तो आपको इसे ग्राम को यदि किलोग्राम में बदलना है तो दशमलव को 3 अंक इधर ला सकते हो आप। तो ये हो जाएगा 56.2156 किलोग्राम। ये उत्तर है। दोनों में से कोई भी उत्तर दे सकते हो आप। ग्राम में देना है तो 56,215.6 ग्राम, और किलोग्राम में देना है तो 1000 से भाग करोगे तो 0.3 अंक बाईं तरफ आ जाएगा 1000 से भाग करने के लिए, क्योंकि हमने ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया है। और ये आ जाएगा 56.2156 किलोग्राम। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है बार बार। एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन लॉन्ग में। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। उदाहरण नंबर 6 देखते हैं बेटे क्या है। उदाहरण नंबर 6। उदाहरण 6 है, किसी पदार्थ के 2 ग्राम को किसी पदार्थ ए दे रखा है इन्होंने, मैं ए नहीं लिखूंगा यहां, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। पदार्थ के 2 ग्राम को, किसी पदार्थ के 2 ग्राम को 2 ग्राम को 18 ग्राम जल में मिलाकर, 18 ग्राम जल में मिलाकर 18 ग्राम जल में मिलाकर 1 विलयन बनाया गया।
1 विलियन बनाया गया, 1 विलियन बनाया गया। पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत या मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज निकालना है। देखो ध्यान से समझेंगे भाई, इन्होंने कहा है कि किसी पदार्थ का 2 ग्राम, वो पदार्थ जो भी होगा वो विलेय होगा। क्या होगा? विलेय। और विलेय को हम लिखते हैं बी से। इसके जल में इसे घोल रखा है, तो यहाँ जल को हम लिखते हैं विलायक और विलायक को हम लिखते हैं ए से, और इन दोनों के मिलने से बनता है विलियन। क्या बनता है? विलियन। और विलियन को हम लिखते हैं टी से। आपको पता है ए का मतलब तो होता है विलायक, बी का मतलब होता है विलेय, और टी का मतलब होता है विलियन। बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है किसी पदार्थ ए के 2 ग्राम को, ए पदार्थ को उन्होंने ए माना है। मैंने ए नहीं लिखा है यहाँ बिल्कुल भी क्वेश्चन में, क्योंकि हम ए मानते हैं विलायक को, इसलिए मैंने क्वेश्चन में ए लिखा ही नहीं है, नहीं तो कंफ्यूजन होगा बहुत ज्यादा आपको। देखो इन्होंने कहा है किसी पदार्थ ए के 2 ग्राम को, तो इन्हें विलेय का भार इन्होंने दे रखा है, विलेय का भार दे रखा है कितना? 2 ग्राम। ये लिख लिया हमने 2 ग्राम। किसी पदार्थ ए के 2 ग्राम को 18 ग्राम जल में मिलाया गया। विलायक का भार दे रखा है WA 18 ग्राम। 18 ग्राम जल में मिलाया गया और एक विलियन बनाया, मिलाकर क्या बनाया? विलियन। तो हमें बताना है द्रव्यमान प्रतिशत। तो आप मुझे यूं बताओ, ये तो विलायक है, ये क्या है? ये तो विलेय है, ये तो विलायक है, तो आप विलियन का भार निकाल लोगे टोटल। विलियन का भार कैसे निकलता है? विलायक का भार प्लस विलेय का भार। विलायक कितना है? 18 ग्राम, और विलेय कितना है? 2 ग्राम। तो विलियन का भार कितना हुआ? 20 ग्राम। विलियन 20 ग्राम है। और अब आपको लगाना है सूत्र द्रव्यमान प्रतिशत का। द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र होता है विलेय का भार ग्राम में बटे विलियन का भार ग्राम में और गुणा 100। यही तो होता है बेटे। विलेय का भार बताओ ग्राम में कितना है? ये है 2 ग्राम, और विलियन का भार ग्राम में कितना है? 20 ग्राम, और गुणा करनी है 100 से। ये हो जाएगा 20 पंजे 100 और 2 पंजे 10। 10% ऐसे लिख सकते हो प्रतिशत के बाद, यदि आपको मात्रक लिखना है। ये आंसर है हमारा, ठीक है। तो 10% इसका द्रव्यमान प्रतिशत हमें प्राप्त हुआ है। 10% इसकी मास परसेंट है, या मास परसेंटेज है, या वेट परसेंटेज है। ठीक है बेटे, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। उदाहरण नंबर 6 के बाद उदाहरण नंबर 7 देखते हैं बुक में क्या दिया गया है। उदाहरण 7, NaOH के ऐसे विलयन की मोलरता का परिकलन कीजिए। NaOH के ऐसे विलयन की मोलरता का क्या कीजिए? परिकलन, यानी कैलकुलेशन, यानी गणना। परिकलन कीजिए कैसे विलयन की, देखते हैं कैसे विलयन की मोलरता निकलवाना चाह रहे हैं। जिसे 4 ग्राम NaOH को जल की पर्याप्त मात्रा में मिलाकर, कोमा लगाते हैं, कोमा, जिसे कितने ग्राम? 4 ग्राम NaOH को, जिसे 4 ग्राम NaOH को जल की पर्याप्त मात्रा के साथ, पर्याप्त माने काफी,
जल की पर्याप्त मात्रा के साथ मिलाकर प्राप्त किया गया हो, मिलाकर प्राप्त किया गया हो। आयतन तो देना चाहिए था इन्हें, किया गया हो, ताकि विलयन के 250 ml प्राप्त हो जाएं। दे दिया आयतन, ताकि विलयन के कितने ml, 250 ml प्राप्त हो जाएं। 250 ml होने चाहिए विलयन के, ठीक है बेटे, प्राप्त हो जाएं। अब ठीक है, यहां से लिखते हैं, चलो इसका उत्तर कैसे होगा। बढ़िया क्वेश्चन है बहुत। इन्होंने कहा है NaOH के ऐसे विलयन की मोलरता का परिकलन कीजिए। तो पक्की बात है मोलरता हमें निकालनी है, मैंने लिख लिया मोलरता के आगे क्वेश्चन मार्क। जिसे 4 ग्राम NaOH को, यहां कोमा करके लिखता हूं, विलय का भार दे रखा है इन्होंने 4 ग्राम, और NaOH का सवाल है ना, तो आप एक काम करो, NaOH का अणुभार निकाल लो। NaOH का क्या निकाल लो, अणुभार। सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कितना हो जाएगा 40। ये अणुभार आ गया इसका 40। जरूरत पड़ेगी मोलरता जब भी आपको कैलकुलेट करना है तो अणुभार निकाल लेना चाहिए। नॉर्मलता जब भी कैलकुलेट करना है तो तुल्यांकी भार निकाल लेना चाहिए। ये बात आपको याद रखनी है। अब आयतन इन्होंने कहा है 250 ml विलयन प्राप्त होना चाहिए। विलयन का आयतन दे रखा है इन्होंने 250 मिलीलीटर। अब मोलरता के फार्मूले में तो मिलीलीटर को लीटर में बदलना पड़ेगा, तो आप 250 को भाग करोगे 1000 से, और 25, ये 0 से 0 गया, 25 चौक 100, ये हो जाएगा 1/4 लीटर। यह आया हमारे पास आयतन। देखो सारी चीजों को लिख लेना चाहिए जो क्वेश्चन में दी गई हैं। मोलरता पूछी थी, भार दिया था NaOH का 4 ग्राम, हमने अणुभार निकाल लिया 40। विलयन का आयतन इन्होंने 250 ml दिया था, हमने उसे 1000 से भाग करके लीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब आप फार्मूला लगा दो मोलरता का। मोलरता बराबर विलय का भार ग्राम में बटे विलय का अणुभार गुणा विलयन का आयतन लीटर में। यही तो बेटे फार्मूला। वैल्यू पुट करो, विलय का भार ग्राम में कितने ग्राम था 4 ग्राम, अणुभार कितना निकला था 40, आयतन लीटर में कितना है 1/4। ठीक है, यहीं से ही काट दो, 4 धाम 40 कर रहा हूं मैं बेटे। ये हो गया 4/10, और 10 में 1 जीरो है, 1 जीरो है तो 0.1 अंक इधर सरक जाएगा, यह आ जाएगा 0.4। मोलरता का मात्रक आप लिख सकते हो मोल प्रति लीटर, या फिर आप लिख सकते हो 0.4 और कैपिटल M लिख दो बाद में, ये भी सही है। तो ये निकल गई मोलरता। ठीक है, देखो एक बात बताता हूँ, चलो तुम्हें बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन तो तुम्हारी समझ में आ गया। एक बात आपको बहुत बढ़िया बताता हूँ, एक हेडिंग लिखते हैं नोट, ध्यान से समझना जरा सब। और जो बच्चे सोने की कोशिश कर रहे हैं ना, सोना नहीं है, उन्हें जाग जाओ बिल्कुल एकदम, यदि जिंदगी में कुछ करना है तो। ठीक है, तो कुछ करने का मतलब यही नहीं कि सर हमें तो सोना है, हमारा तो जिंदगी का मकसद यही है सोना। कुछ बच्चों का जिंदगी का मकसद सोना ही होता है कि बस सुबह को उठे, नाश्ता नुश्ता किया, बढ़िया एकदम, लॉकडाउन चल ही रहा है, नाश्ता किया और फिर सो गए। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके जिंदगी का मकसद कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करने का मतलब उनके जिंदगी का मकसद सिर्फ खाना ही खाना है बस, जिसे कहते हैं कि करना ना धरना, बस भरना ही भरना। हमारी जिंदगी का मकसद है करना ना धरना, बस भरना ही भरना। ठीक है, एक बच्चे से पूछा, उसके घर मेहमान आए, और मेहमान जो आए उन्हें उसके गार्जियंस कह रहे हैं, बच्चे के माता पिता ने मेहमानों को कहा कि हमारा बच्चा तो कुछ करता ही नहीं है, हमारे समझ में ही नहीं आता कि क्या करना है इसे लाइफ में। तो मेहमान में से एक थोड़ा सिंसियर था मेरे जैसा, जैसे मैं अपने आप को सिंसियर समझता हूँ बहुत।
तो मेरे जैसे एक आदमी ने पूछा उस बच्चे से कि बेटे सीरियसली, बिल्कुल सीरियसली, बिल्कुल गंभीरता से एक बात बताओ, यूं बताओ कि तुम करना क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो तुम करना क्या चाहते हो। तो बच्चे ने कहा जी सीरियसली बताऊं क्या, कि हाँ बताओ। कि सर, अंकल जी सीरियसली तो बात ऐसी है कि मैं वीरान फिरना चाहता हूँ, और मुझे वीरान फिरने के लिए कुछ खर्चा चाहिए। वो खर्चा जो है मुझे कहाँ से मिलेगा, मेरे माता पिता से मिलेगा, तो व्यवस्था करवाओ। आपने पूछा था सीरियसली तो कुछ बच्चों का जिंदगी का मकसद है वीरान फिरना, और कुछ बच्चों का जिंदगी का मकसद है करना ना धरना, बस भरना ही भरना, और कुछ बच्चों का जिंदगी का मकसद है केवल सोना ही सोना है। तो इन मकसदों को तो करो खत्म, कुछ अच्छा सा मकसद, अच्छा सा एम, अच्छा सा टारगेट, अच्छा सा गोल, अच्छा सा लक्ष्य अपनी जिंदगी का सेलेक्ट करो। ठीक है बेटे, जो लाइफ को एंजॉय करना है। देखो लाइफ को यदि आप अभी एंजॉय कर लो ना, तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। जिंदगी के मजे लेने के दो तरीके हैं, या तो 25 साल तक मजे ले लो, या फिर 25 साल तक जम के पढ़ाई करो, और उसके बाद आपकी जिंदगी में मजे ही मजे होंगे। ठीक है, मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, या तो अभी कर लो 25 साल तक, या फिर इसके बाद कर लेना। ठीक है, करोगे जरूर मेहनत, ये बात पक्की है। यदि आपको लाइफ को पूरा एंजॉय करना है, तो चाहे तो आप 25 साल तक ही कर लो, या फिर उसके बाद करना। यदि आपने पहले मेहनत करी तो बाद में मजे लोगे, और आपने पहले मजे ले लिए तो बाद में मेहनत करोगे, बुढ़ापे में मेहनत ही करते रहोगे फिर आप। ठीक है, जिंदगी बर्बाद कर दोगे बिल्कुल। देखो चलो, नींद, जिसे भी बच्चे को नींद आ रही हो जाग जाओ, एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा। देखो, ये जो आपकी मोलरता होती है ना, मोलरता, मोलरता और नॉर्मलता, या इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सांद्रता नापने के तरीके जिनमें सब में आयतन का प्रयोग होता हो। जिन भी सांद्रता नापने की विधियों में या तरीकों में आयतन का हम प्रयोग करते हैं, जैसे मोलरता व नॉर्मलता, इनके मान ताप बदलने पर बदल जाते हैं। देखो मैं क्या समझा रहा हूं आपको, मैं समझा रहा हूं, मोलरता व नॉर्मलता के मान, के मान ताप बदलने पर, ताप बदलने पर बदल जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मतलब इसका क्या है, इसका मतलब है कि मोलरता व नॉर्मलता के मान ताप पर निर्भर करते हैं। ताप बदलेगा तो विलियन की मोलरता भी बदलेगी, विलियन की नॉर्मलता भी बदलेगी, विलियन के वे सभी सांद्रता नापने के तरीके बदलेंगे जिनमें आयतन का आप प्रयोग करते हैं। क्यों बदलेंगे? क्योंकि ताप के बदलने से आयतन बदलता है। तो जिन भी तरीकों में आयतन का प्रयोग आप करते हो, जिन विधियों में आयतन का प्रयोग करते हो, कौन सी विधियां? विलयन की सांद्रता नापने की विधियों की बात कर रहा हूं बेटे। जैसे मोलरता क्या है? सांद्रता नापने का एक तरीका ही तो है विलयन की। नॉर्मलता क्या है? नॉर्मलता भी विलयन की सांद्रता नापने का एक तरीका ही तो है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि मोलरता व नॉर्मलता के मान ताप बदलने पर बदल जाते हैं। चलो लिख देता हूं इस बात को भी। क्योंकि क्योंकि ताप बदलने पर, क्योंकि ताप बदलने पर विलयन का, ताप बदलने पर विलयन का आयतन, विलयन का आयतन बदल जाता है। ताप बदलने पर विलयन का आयतन बदल जाता है। और इसमें भी आयतन का आप प्रयोग करते हो, देखो लिखा हुआ विलयन का आयतन लीटर में, और नॉर्मलता में भी अपॉन में विलयन का आयतन लीटर में आता है। केवल नॉर्मलता और मोलरता की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ लिखी है भले ही इन दोनों की बात, पर आपको ध्यान रखना है जिस भी सांद्रता नापने की विधि में आयतन का प्रयोग होता है, उस विधि में मान बदलेगा यदि टेम्परेचर आप बदलोगे। क्योंकि ताप बदलोगे तो आयतन बढ़ेगा। मान लो ताप आप बढ़ा रहे हो, तो विलयन का ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ेगा, और यदि आयतन बढ़ेगा तो सांद्रता तो घटेगी। यदि आप उस सांद्रता को आयतन के हिसाब से नाप रहे हो, तो इस चीज को ध्यान रखना है कि
एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मोलरता ताप बदलने पर बदलती है या नहीं, तो बदलती है, नॉर्मलता बदलती है। पर यदि हम मोललता की बात करते हैं तो मोललता ताप बदलने पर नहीं बदलती है। मो ले ले ता नहीं बदलेगी, मो ले रे ता बदलेगी। जिसमें आयतन आ रहा है वो ताप बदलने पर बदलेगा, और जिसमें आयतन का हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं वो ताप बदलने पर बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। ठीक है बेटे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, उदाहरण नंबर 8 देखते हैं बेटे क्या है। उदाहरण नंबर 8, उदाहरण 8 देखो जरा। 3m NaCl विलयन का घनत्व 3m NaCl, नॉर्मलता मोलरता दे रखी है 3, 3m NaCl विलयन का घनत्व दे रखा है। कितना घनत्व है? घनत्व है 1.25 ग्राम प्रति ml, 1.25 ग्राम प्रति ml है, इतना घनत्व दे रखा है। मोलरता दे रखी है 3, घनत्व दे दिया विलयन का 1.25 ग्राम प्रति ml। इस विलयन की मोललता का परिकलन कीजिए। इस विलयन की मोललता बतानी है बेटे, मोललता स्मॉल m से लिखते हैं। मोललता का परिकलन, मोललता का परिकलन कीजिए। हमें इसकी मोललता बतानी है, बता देंगे, बहुत आसान है। इस क्वेश्चन से बच्चे डरते हैं बहुत ज्यादा, आपको ध्यान से समझना है, क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो एक बात, इन्होंने NaCl को घोल रखा है पानी में, और पानी में घोलने से बनाया है एक विलयन। ये बात तो पक्की है, नमक को पानी में घोल के एक विलयन बना दिया, तो नमक को घोल रखा है तो नमक तो है विलेय, और पानी में घोल रखा है पानी है विलायक, और दोनों के मिलने से जो विलयन बना है उसे हम लिखते हैं T है। इन्होंने कहा है 3m NaCl, इसका मतलब इसके मोल दे रखे हैं इन्होंने 3 मोल प्रति लीटर। मोलरता का मतलब होता है मोल प्रति लीटर। इसके मोल दे रखे हैं 3, और विलयन का आयतन दे रखा है 1 लीटर। समझते हो बात? 1 लीटर है विलयन का आयतन। 1 लीटर को आप कह सकते हो, 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर। इन्होंने कहा है 3m NaCl, तो हमने 3m का मतलब मोलरता 3 है, मतलब 3 मोल प्रति लीटर है। NaCl के 3 मोल 1 लीटर विलयन में घुले हुए हैं। 3m का तो हमने यूज कर लिया। अब सवाल है NaCl का। NaCl का आप अणुभार निकाल लोगे क्या? अणुभार सोडियम का कितना होता है? 23, और Cl का होता है 35.5। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 और 3 8, 3 और 2 5, 58.5। यह हमने निकाल लिया। क्या निकाल लिया बेटे? अणुभार। अब मुझे एक बात बताओ, आपने पढ़ा है मोलों की संख्या कैसे निकलती है? मोलों की संख्या निकलती है भार बटे अणुभार से। ठीक है, तो मोल कितने दे रखे हैं इन्होंने? 3, और भार कितना है निकालना है, भार की तो हमें जरूरत ही है, और अणुभार कितना है? 58.5। तो यदि आपको अणुभार से और मोल से भार निकालना है, तो भार निकालने के लिए इनकी गुणा कर दो आपस में, यानी 3 की गुणा कर दो 58.5 में। कर लोगे गुणा? 3 पंजे 15 का 5, कर लोगे ना गुणा? जब आप 3 की 58.5 में गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 175.5, इतने ग्राम। तो हमें लाभ क्या हुआ? हमें फायदा ये हुआ कि हमने मोलों की संख्या थी, हमने क्या काम करा? अणुभार निकाल लिया, और उससे निकाल लिया भार, कि नमक जो है 175.5 ग्राम घुला हुआ है 1 लीटर विलयन में। कितना घुला हुआ है? 175.5 ग्राम नमक घुला हुआ है।
अब इन्होंने इसी के साथ दिया है विलयन का घनत्व। घनत्व भाई यहां तक तो हम पहुंच गए, 3 का हमने यूज कर लिया, 3 मोल प्रति लीटर। NaCl का हमने यूज कर लिया, अणु भार निकाल लिया और उससे भार निकाल लिया। अब घनत्व दे रखा है 1.25 ग्राम प्रति मिलीलीटर। घनत्व दे रखा है विलयन का 1.25 ग्राम प्रति ml। अब एक काम करो, आप यहां से विलयन का भार निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व। फिजिक्स में पढ़ा होगा, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व। तो द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान को तो हम भार भी कह सकते हैं केमिस्ट्री में। आयतन कितना दे रखा है? आयतन दे रखा है 1000 ml और घनत्व कितना दे रखा है 1.25। तो कितने जीरो हैं? 3। 0.3 अंक आगे जाएगा तो एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा मुझे। ये हो जाएगा विलयन का भार हो जाएगा, 2 अंक तो ये गया आगे, 1 जीरो। इतने ग्राम? 1250 ग्राम विलयन है। विलयन कितना है? 1250 ग्राम। ये तो है विलयन और ये है नमक। यदि आप विलयन में से नमक घटा दोगे तो पानी बचेगा। तो यदि मैं आपको कह दूं कि चलो निकालते हैं WA यानी विलायक का भार, तो विलायक का भार यानी पानी का भार यदि निकालना है तो पूरे विलयन के भार में से आप नमक का भार घटा दो। अब विलयन का भार कितना है? 1250 ग्राम और नमक का कितना है? 175.5 ग्राम। तो जब आप इन्हें घटाओगे ना, 1250 में से 175.5 ग्राम घटाओगे तो 1074.5 ग्राम बचेगा। 1074.5 ग्राम। ये क्या है? विलायक का भार है, ग्राम में है। पर जब आपने मोललता का फार्मूला पढ़ा था तो मोललता के फार्मूले में भार की जरूरत पड़ती है किलोग्राम में। तो हम क्या करेंगे, इसे भाग कर देंगे 1000 से। 1074.5 को हमने 1000 से भाग करा, किलोग्राम में बदलने के लिए कितने जीरो हैं? 3 जीरो। 0.3 अंक इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1.0745 किलोग्राम। तो हमने विलायक का भार किलोग्राम में निकाल लिया है। अब आप निकाल सकते हो मोललता। चूंकि मोललता का फार्मूला क्या होता है? मोललता को लिखते हैं बेटे स्मॉल m से, और मोललता का फार्मूला होता है, देखो, विले के मोल बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन नहीं, विलायक का भार। विलायक का भार होता है ना मोललता में। विलयन का आयतन है तो फिर तो मोलरता निकल जाएगी। विलायक का भार किसमें? किलोग्राम में। विलायक है A आएगा, A विलायक का भार किलोग्राम में। बताओ विले के मोल कितने हैं? ये लिखे हुए कितने मोल हैं? 3। ये लिख दिया 3 मोल। और विलायक का भार किलोग्राम में कितना है? विलायक का भार किलोग्राम में 1.0745। जब आप 3 को 1 हटा दोगे ना, यहां से दशमलव हटा के ऊपर जीरो बढ़ा देना 4, तो 30,000 को आपको भाग देनी है 10,745 से। जब आप भाग करोगे तो ये आ जाएगा 2.79। ये आ जाएगा 2.79 मोल प्रति किलोग्राम। कहना चाहते हो तो ऐसे कह दो, नहीं तो आप ऐसे भी कह सकते हो 2.79 स्मॉल m। दोनों में से कोई सा भी आंसर आप दे सकते हो। ठीक है बेटे? तो इस तरीके से हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चों को क्वेश्चन करने चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज के उदाहरण हमारे पहले यूनिट के आपके समझ में आए होंगे। देखो हमारा मकसद होता है कि जब हम किसी यूनिट को थ्योरी में कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हम करते हैं उस यूनिट के सारे उदाहरण, सारे पाठ्य निहित प्रश्न और अभ्यास के सारे प्रश्न। यदि आप इतना मैटर एक यूनिट में तैयार कर लेते हो तो उसके बाद
आपको अपनी रेफरेंस बुक, साइड बुक या क्वेश्चन बैंक पर जाना है, जो आपके स्कूल में लगवाए गए हैं, आपके कॉलेज में लगवाए गए हैं, या फिर आपके ट्यूशन या कोचिंग में लगाए गए हैं। उन बुक्स के एक्सरसाइज पे फिर जाना है इतना पढ़ने के बाद। यदि आप इतना पढ़ लोगे ना, मैंने जितनी भी थ्योरी में पढ़ाता हूँ हर एक यूनिट में वो पढ़ लोगे, जितने उदाहरण कराता हूँ, जितने पाठ्यनीति प्रश्न कराता हूँ, जितने अभ्यास प्रश्न कराता हूँ, यदि इतना मैटर आप करने के बाद आप अपनी रेफरेंस बुक पर जाते हो या क्वेश्चन बैंक पर जाते हो, तो देखना आप पूरी एक्सरसाइज को फोड़ दोगे, पक्की बात है, पूरी एक्सरसाइज को फोड़ दोगे। और पेपर आपको, एग्जाम पेपर जो होता है हमारा, वो बहुत आसान लगेगा। और जब क्लास में बैठ के पढ़ोगे ना तो बहुत मजा आएगा, जब भी आप अपने स्कूल में या कोचिंग में पढ़ोगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।